हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग साइंस का जो पार्ट फर्स्ट है, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, उसके अध्याय 3 जिसका नाम है धातु तथा अधातु, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग धातु की परिभाषा देखेंगे और अधातु की परिभाषा देखेंगे। फिर धातु के गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग धातु तथा अधातु में अंतर क्या है और उसके रासायनिक गुण क्या है उनको भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग धातु और अधातु की परिभाषा देखेंगे। धातु क्या होता है? ऐसे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, यानी जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है, उस धनात्मक आवेश को धनायन कहा जाता है और ऐसे तत्वों को धातु कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो यहां पर आपको धातु की परिभाषा, धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तथा इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद उन पर धन आवेश आ जाते हैं। इन तत्वों को धातु कहा जाता है। इन तत्वों को धातु कहा जाता है और ये जो धन आवेश आने के बाद उनको धनायन कहा जाता है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और निकालने के बाद उन पर धन आवेश आ जाते हैं, इन तत्वों को धातु कहा जाता है। और जो धन आवेश आ गया है तो उनको धनायन कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ऐसे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद, इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद उस पर धन आवेश आ जाता है, ऐसे तत्वों को धनायन कहा जाता है और ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं। आइए धातु के उदाहरण देखें। उदाहरण तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ग्रुप फर्स्ट के सभी, ग्रुप सेकंड के सभी और ग्रुप थर्ड, ये सब धातु के उदाहरण। जैसे सोडियम का सिंबल लिखते हैं हम सीधा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब एग्जाम्पल। आपको ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखना, 2-3 एग्जाम्पल बहुत हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? धातु के एग्जाम्पल है। सोडियम, ये Na लिखा हुआ है। Na क्या है? सोडियम का प्रतीक है। सोडियम को लिखा जाता है, सोडियम को हम Na से लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं और कैल्शियम को Ca से लिखते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम है, इसी तरीके से लिथियम है, इसी तरीके से आपका एल्युमिनियम है। ये सब धातु के उदाहरण है, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना है। अब हमने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उन पर धन आवेश आ जाता है। तो सबसे पहले तो यही बता दें कि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते ही क्यों हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं अपने अंदर से। तो हर एक तत्व की अपनी प्रॉपर्टी होती है। वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो स्थायित्व का गुण प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्थायित्व का गुण प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, वो स्थायित्व का गुण प्राप्त कर लें। तो जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे?
वो उतने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न अचीव ना हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप लोग लिखते हैं उस फॉर्मेट में ना आ जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या लिखते हैं, 2, 8, 18, इस तरीके से जब बन जाता है तो हम कहते हैं कि धातु अपना स्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। एक सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सोडियम देखिए क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो देखो ये जो 11 लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधारित होता है। तो सबसे पहले हम कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2, फिर 2 के बाद क्या लिखेंगे, 8। तो देखो 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। अभी यहाँ पर कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसके लास्ट में लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। लास्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इस तरीके से अगर लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके ऊपर उतना ही धनात्मक आवेश आएगा। समझ में आ रही है बात? 1 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम के ऊपर कितना धन आवेश आएगा, 1 धन आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में, 1 निकालेगा इसके ऊपर 1 धन आवेश, और यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए अगर मैग्नीशियम की बात करूं मैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। तो अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो क्या लिखूंगा, पहले 2, फिर कितना लिखूंगा 8, तो 2 और 8 10 हो गया। अभी यहाँ पे कितना बचा है, 2 बचा हुआ है, तो 2 लिखेंगे। देखिए इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है ना, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस आ जाएगा, 2 धन आवेश आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला तो ऐसे लिखेंगे 2e-। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसी वजह से इसने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे यहां से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो देखिए ये स्थायित्व जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है वो स्टेबल हो गया है, यानी स्थायित्व का गुण इसने प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके ऊपर 2 धनात्मक आवेश आ गया। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पूरा इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए धातु क्या होते हैं तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके उदाहरण लिखने हैं, और आपको ये कम से कम दो नहीं तो एक तो कम से कम आपको ये अभिक्रिया करके दिखानी होगी। ठीक है ना, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तथा इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद उन पर धन आवेश आ जाते हैं, इन तत्वों को धातु कहा जाता है। देखिए धन आवेश आ गया, यहाँ पर भी धन आवेश आ गया। उदाहरण हमने लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और भी आपको पता है 2-3 उदाहरण बहुत है, और ये अभिक्रिया भी लिख दिया मैंने। ठीक है ना, आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद लास्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3 बचेगा तो 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 अगर ऐसे आएंगे तो फिर क्या होगा, तो हम अधातु के जब अधातु पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है ना, धातु के केस में सिर्फ लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। आप ऐसे भी धातु को पहचान सकते हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर उसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तत्व है, और ये सब धातु हैं। लास्ट में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो क्या बोलेंगे, धातु है। जैसे सोडियम में 1 आ रहा था, मैग्नीशियम में 2, इसी तरीके से एल्यूमिनियम का करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, एक और आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं कि धातु के पहचानने की। देखो ऐसे तत्व जिस लगभग, मतलब कुछ एक्सेप्शन तो है, ऐसा नहीं कि सारे तत्व के लिए ट्रिक अप्लाई होगी, लेकिन मैक्सिमम तत्व के लिए ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है। जिस तत्व के नाम के आगे ईएम आ जाए, जैसे लिथियम यानी धातु है, सोडियम धातु है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखिए सबके नाम के आगे ईएम आ रहा है, इसका मतलब ये धातु है। ठीक है, अब आइए हम लोग अधातु क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ें। ऐसे तत्व, अब अधातु के उदाहरण समझे, उदाहरण अधातु की परिभाषा समझेंगे। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उन पर ऋण आवेश आ जाता है, ऐसे तत्वों को अधातु कहा जाता है। ठीक है, आइए परिभाषा इसकी देखते हैं।
ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना मतलब लेते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा ग्रहण करने के बाद उन पर ऋणात्मक, उस पर क्या था धनात्मक, यहां पर क्या है ऋणात्मक, उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, इन्हें ऋणायन आ जाता है, तो इन्हें ऋणायन कहा जाता है। ऋणायन ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा ग्रहण करने के बाद उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, तो इन्हें ऋणायन तथा ऐसे तत्वों को अधातु कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। बस आप इतना याद रखिए कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा, तो इन तत्वों को अधातु कहा जाता है। आपको बात क्लियर हो रही होगी, देखिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। धातु किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको धातु कहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनको अधातु कहा जाता है। तो देखो यहां पूरी तरीके से हमने परिभाषा लिख दी है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा ग्रहण करने के बाद उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, तो इन्हें ऋणायन कहा, तो इन्हें ऋणायन, ऋणात्मक आवेश आने के बाद उसे क्या बोलेंगे, ऋणायन। और ऐसे तत्वों को जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं अधातु कहा जाता है। अगर उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण बहुत हैं, वे सभी तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो सभी अधातु के उदाहरण हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो प्रतीक है वो N है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब अधातु के उदाहरण हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अब एक चीज और आपको बता दें, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अणु होता है, यानी इसको N2 के फॉर्म में लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। इसे इसको लिखेंगे तो N2O2 ऐसे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु है, फ्लोरीन परमाणु है, ब्रोमीन भी क्या है परमाणु है। तो ये सब क्या है, ये सब अधातु के उदाहरण है। अब आइए, जैसा हमने यहां बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, तो आइए उस अभिक्रिया को भी लिख के यहाँ पे देखते हैं। कोई सा आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने क्लोरीन ले लिया है, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, ठीक है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, तो देखो पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद क्या आता है, 8 आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा, या तो 8 आएगा या तो 18 आएगा। तो देखिए क्या ये लिखने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो देखिए 2 और 8 10 हो गया। 10 के बाद देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, लिखने का तरीका क्या है, 2 8 8 18 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पहले मैंने 2 लिखा फिर 8 लिखा, तो दोनों मिल कितना हो गया, 10 हो गए। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7। तो देखिए इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, अधातु का। अगर 1 होता तो धातु, 2 होता तो धातु, 3 होता तो धातु, लेकिन मैंने क्या बोला अगर 5 है, 6 है, 7 है तो अधातु का उदाहरण होगा। तो देखिए ये जो अधातु हैं ये भी
स्टेबल होना चाहते हैं, यानी स्थायित्व का गुण प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्थायित्व गुण कब प्राप्त करेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न बन जाए। क्या पैटर्न बन जाए? जैसे 2 है, फिर 8 है, फिर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए या फिर 18 आना चाहिए। 2 8, इसके बाद क्या आना चाहिए था? 8 या फिर 18। लेकिन यहां पर क्या है? 7 है। तो हम चाहते हैं कि ये 8 बन जाए, तो क्या करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको 8 बनाना चाहते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको डालना पड़ेगा, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां लिखेंगे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है यानी ऋणात्मक होता है। तो जब ये लेगा तो इसके ऊपर कैसा साइन आएगा? कैसा आएगा? माइनस आएगा। तो Cl माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक और उदाहरण ले लें उस तरीके से, जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लें, तो नाइट्रोजन का होता है प्रतीक N, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। तो इसके लिए लिखिए, तो आप लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे? 5, 2 और 5। ठीक है ना? अब देखिए इसके भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये भी कैसा है? अधातु है, यानी अगर लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आता है तो अधातु के उदाहरण होते हैं। अब ये नाइट्रोजन भी स्टेबल होना चाहेगा, यानी कि अपना स्थायित्व गुण प्राप्त करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो प्रारूप है वो हासिल करना चाहेगा। तो पहले 2 है ना, तो 2 के बाद क्या आता है? 8 आता है। देखो मैं एक तरीके समझा दूं कि 2 8 8 18 18, या तो ऐसा पैटर्न बनता है, ऐसा ही पैटर्न बनना चाहिए, या फिर 2 8 18 32 ऐसे चलता है। मतलब हर एक तत्व इस प्रकार का पैटर्न अचीव करना चाहता है। अगर इस प्रकार का पैटर्न अचीव हो गया तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल हो गया है, स्थायित्व का गुण प्राप्त कर लिया है। तो देखिए यहां पर जब हमने नाइट्रोजन के लिखा तो क्या हुआ? 2 और 5 आया। पहले 2 लिखेंगे, फिर कितना बच गया? 5, 5 लिख दिया हमने। लेकिन अगर ये स्थायित्व का गुण प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए ना। देखो 2 के बाद क्या आएगा? 8, तो यहाँ 8 आना चाहिए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो इसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे तभी तो जाके 8 होगा। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा? -3 आएगा। समझ में आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, ऋणात्मक आवेश। ठीक है ना? जबकि हमने धातु में क्या देखा था? जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, अधातु की परिभाषा थी, उसके ये उदाहरण थे, और हमने रासायनिक अभिक्रिया करके भी आपको ये बता दिया। आपको ये जरूरी नहीं कि आप लिखें इसको, ठीक है ना? ये सब आप डायरेक्ट Cl+E ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे किया हूं मैं। ठीक है ना? अब आइए धातु के भौतिक गुण क्या हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो आइए धातु के भौतिक गुण को देखें। तो आइए धातु के भौतिक गुण क्या है उसको देखें। तो जो पहला गुण है, अधिकांश धातुएं साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी जो धातुएं होती हैं, जनरली अगर हम बात करें तो जो रूम टेम्परेचर होता है, कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? धातुएं हैं, ये ठोस होती हैं। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर एल्युमिनियम दिखाई देगी, वो क्या है? धातु ही तो है। तो किस अवस्था, कैसी है? ठोस है। तो साधारण ताप पर जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम मरकरी है। ये याद रखेंगे। देखिए जो साधारण चीजें होती हैं वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, जो अपवाद होता है उसी को एग्जामिनर पेपर में सेट करता है। तो जो अपवाद चीजें हैं, अपवाद वाली, उसको जरूर पढ़िए। तो अपवाद स्वरूप मरकरी द्रव अवस्था में होती है। ठीक है ना? मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बार चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे जैसा भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में बने चाहे 1 नंबर में बने। तो साधारण ताप पर लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती है। एक धातु ऐसी है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसे मरकरी कहा जाता है। ये अपवाद है। आपने देखा होगा जब आपको बुखार वगैरह हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर का यूज करता है बुखार को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक लिक्विड, एक द्रव भरा होता है। वो किसका होता है? वो मरकरी ही होती है। तो देखिए साधारण ताप पर
मरकरी किस फॉर्म में, किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तो मरकरी कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। फिर दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जो धातुएं होती हैं वो साधारणतः ठोस अवस्था में होती है, यानी कठोर होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक है ना। जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं और उनकी जो कठोरता है वो समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपका जो एल्युमिनियम है वो ज्यादा कठोर हो, कैल्शियम उससे ज्यादा कठोर हो। तो साधारणतः जो धातुएं होती हैं वो कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, उनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, कुछ धातु ऐसे भी हैं जो नरम होते हैं, नरम अवस्था में पाए जाते हैं, उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वो धातुएं कौन सी हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये ये धातु है ना, ये कठोर अवस्था में नहीं पाई जाती। कैसी पाई जाएंगी? नरम अवस्था में पाई जाती है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। जबकि और धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट है, अगर अगले पॉइंट की बात करें, सामान्यतः धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत तथा उष्मा की सुचालक, यानी कि जो धातुएं होती हैं उसमें विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो जाता है, उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। यानी सभी धातुएं, लगभग लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, उष्मा की सुचालक होती है, यानी उसमें करंट फ्लो होती है, धारा का प्रवाह होता है और उसमें उष्मा का भी प्रवाह होता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम मान लीजिए ये कोई धातु है, जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है ना, इसके एक एंड को जब आप गर्म करते हो तो कुछ समय के बाद ये वाला भी एंड गर्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आपने इसको गर्म किया तो यहाँ की जो उष्मा थी वो आगे क्या हुई? बढ़ी, प्रवाहित हुई। तो इसी को क्या बोलते हैं? उष्मा की चालक, उष्मा की चालक होती है। तो सभी धातुएं उष्मा की, लगभग सभी धातुएं विद्युत के सुचालक तथा उष्मा के सुचालक होती हैं, ठीक है ना। यानी धातुओं के अंदर धारा प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उष्मा भी प्रवाहित होती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो सिल्वर है जिसका प्रतीक Ag है, याद रखेंगे सिल्वर का प्रतीक Ag है, इसकी जो विद्युत चालकता है सबसे अधिक होती है। जितनी भी धातुएं हैं सबसे ज्यादा किसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या आसानी से प्रवाहित हो सकती है, या किसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है? चालकता मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण। तो सिल्वर एक ऐसा धातु है जिसकी विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी धातु है जिसकी विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है, तो वो सिल्वर है। क्या है वो? सिल्वर, इसका प्रतीक Ag है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें विद्युत चालकता होती है? सिल्वर में होती है। फिर उससे कम कॉपर में होती है, और कॉपर का ही आपके घर के अंदर ये तार वगैरह बने होते हैं, वायर बने होते हैं। फिर किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा विद्युत चालकता यानी सबसे ज्यादा धारा किसमें प्रवाहित होगी? सिल्वर में, फिर उससे कम कॉपर में, फिर उससे कम एल्युमिनियम में। फिर एक अगला पॉइंट है कि जो सिल्वर है और कॉपर है इसकी उष्मा चालकता सबसे ज्यादा अधिक होती है। जो सिल्वर है और कॉपर है, सभी धातुओं में सिल्वर और कॉपर में उष्मा ज्यादा प्रवाहित होती है, यानी ये बहुत अच्छे उष्मा के चालक होते हैं। आइए इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करें। आइए पॉइंट 4 को डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने धातु के भौतिक गुणों में 3 पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब चौथा पॉइंट क्या है? सामान्यतः धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। सॉरी, यहाँ पर चादर होगी, पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं का यह गुण आघातवर्धता कहलाता है। यानी जो धातुएं होती हैं उन धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, पतली परत बनाई जा सकती है, और पतली परत बनाने का जो ये गुण है इसे बोला जाता है आघातवर्धता। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट तो याद रखना ही रखना है, लेकिन इसकी परिभाषा भी याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा कि आघातवर्धता क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि सभी सामान्यतः धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इसी गुण को आघातवर्धता कहते हैं, ठीक है ना। चादर बनाई जो जाती है ना, जो ये गुण है इसे क्या बोला जाता है? आघातवर्धता बोला जाता है। सोना चांदी की आघातवर्धता सबसे अधिक है। यानी सोना और चांदी दो ऐसे धातु हैं जिनको आसानी से पीटा जा सकता है और इनकी चादर आसानी से बनाई जा सकती है। फिर अगला जो पॉइंट है, 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट, सामान्यतः धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का यह गुण
तन्यता कहलाता है। यानी जो धातुएं होती हैं उनको खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का ये जो गुण होता है तार बनाने का, इसको तन्यता कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि तन्यता को परिभाषित कीजिए, तन्यता का उल्लेख कीजिए, या तन्यता किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको ये बिंदु याद होना चाहिए, ये पॉइंट याद होना चाहिए। तन्यता क्या है? धातु क्या लिखेंगे इसके अंदर? अगर तन्यता आ गया तो क्या लिखेंगे? धातुओं को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। तो जो गोल्ड है, गोल्ड, इसकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है। गोल्ड मतलब सोना, सोने का जो प्रतीक है उसको AU से लिखा जाता है। तो सोना बोले या इंग्लिश में गोल्ड बोले, इसकी तन्यता सबसे अधिक है दोस्तों। और स्टूडेंट्स, और भी गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी बन जाएगी तो अपलोड करने वगैरह में दिक्कत होती है। हम आपको इसे बोल देना, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं 6 पॉइंट में कि जो धातुएं होती हैं वो टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब धातुएं टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। यह भी एक गुण है। और भी 7वां पॉइंट लिख सकते हैं कि धातुओं की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, वो शाइनिंग होती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट अगर 8वां आप लिखना चाहते हैं तो जो धातुओं का गलनांक होता है सामान्यतः वो उच्च होता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जिनका गलनांक बहुत कम होता है, वो हथेली पर रखने के बाद ही वो गल जाती है, मतलब द्रवावस्था में बदल जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन जनरली जो आमतौर पर जो धातुएं हैं उनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ज्यादातर धातुओं का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप इसको स्किप मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्रमोट करिए। हम आप तक बोर्ड एग्जाम तक लगे रहेंगे और चाहे इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, सारी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।